हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएस एजुकेशन। तो यहाँ पे हम इस चैनल पे हम यूजीसी नेट कॉमर्स की कंप्लीट यूनिट बिजनेस फाइनेंस की लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पर अभी इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस फाइनेंस में होता क्या है। ठीक है, देखिए, अगर आपने एक बार बेसिक्स समझ लिए तो ये जो चैप्टर है बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मैं एक क्लास में प्रीवियस ईयर्स के सारे सॉल्व करवाऊंगी, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, और आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, मीनिंग क्या होता है बिजनेस फाइनेंस का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है बिजनेस फाइनेंस की, सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से फाइनेंस आता है, टाइप्स क्या होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के, एंड द लास्ट इज लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो कि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सारे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, फिर आप उसको डेली लाइफ से अपने कनेक्ट करके डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तो इजी रहेगा उसको याद करने में। ठीक है, तो देखिए, पहला वर्ड है आपका बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, इसका मीनिंग समझना है हमें। ठीक है, किसका? बिजनेस फाइनेंस का। देखिए, बिजनेस क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझ लो। कोई काम करना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, जस्ट कि आपको क्या करना है, कुछ यूजफुल चीज बनाना है, उसको मार्केट में सेल करके आपको क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। फाइनेंस का मतलब यहाँ से याद रखना है, पैसा। ठीक है, क्या होता है? पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। अब एक इंट्रो मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, इनका नाम है एक्स। ठीक है, या फिर नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ऐसे तो लग रहा है कि ये क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, इनका नाम रख देते हैं हम, वाई रख देते हैं। ठीक है, इनका नाम रख दिया वाई। ठीक है, कोई भी नाम आप रख सकते हो। अब इनके दिमाग में आया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे क्या करना है, एक फैक्ट्री लगानी होगी। उस फैक्ट्री में मैं पेन बनाऊंगा, उसको मार्केट में क्या करूंगा, सेल करूंगा, जहां से मुझे क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा। एक चेन बना ली उन्होंने अपने दिमाग के अंदर, ये एक चेन बना ली। ठीक है, कि ये अंकल है या कोई पर्सन है वाई नाम का, इन्होंने सोचा कि मुझे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, जहां पर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, किसकी? पेन की। ठीक है, मैं वहां पर पेन बनाऊंगा, पेन बनकर तैयार हो जाएगा, मार्केट में उसको क्या कर दूंगा, मैं सेल कर दूंगा, और मुझे वहां से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये ऐसे ही पॉसिबल है सोच सोच के ही? अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर उन्होंने सोचा कि मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो ये हो गई है फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा सबसे पहले? ठीक है, क्या फैक्ट्री लगाने के लिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होगी? ठीक है, ध्यान से देखना, लैंड या फिर बिल्डिंग चाहिए होगी, जिस जगह, कोई जगह चाहिए होगी ना, स्पेस चाहिए होगा, जहां से ये क्या कर सकते हैं, उसको फैक्ट्री लगा सकते हैं, काम होगा। सेकंड, इनको क्या चाहिए होगा, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा। भाई पेन बनाएंगे किस चीज से, उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा। क्या लेबर चाहिए होगी इनको? ठीक है, लेबर को पे करेंगे, वेरी गुड। क्या प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगा? प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट आप मशीनरी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, मशीनें चाहिए होंगी जिनसे बनेगा सामान। अब देखिए, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या लैंड एंड बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, लेबर को रखना, प्लांट एंड मशीनरी, विदाउट मनी क्या पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है ना। तो इन सभी को फैक्टर्स को पूरा करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मनी की। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मनी की। जैसे मनी हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मनी आ जाएगा, फैक्ट्री लगा देंगे। ठीक है, फैक्ट्री लग जाएगी, सभी को रखेंगे, यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, लेबर को सैलरी पे करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे खर्च करेंगे, और सारे फैक्टर्स को मिलाकर क्या बन जाएंगे? पेन बनाएंगे हम। ठीक है, मार्केट में सेल किया जाएगा, और उनसे हम क्या करेंगे? इन सभी को लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हमने क्या क्या पता हमने किसी से लोन भी ले रखा हो, वो लोन चुकाने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या पता हमने उधार ले रखा हो किसी से, उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, लेबर को पे करना होगा, क्या पता प्लांट एंड मशीनरी हमने लीज पर ले रखा हो या उसका रेंट देना हो, कुछ भी। ये सब चीज़ें आप आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सिंपल सा है कि फैक्ट्री लगाने के लिए भाई सबसे ज़रूरत है किसकी नीड हुई? मनी की। जब मनी आएगा तब इन फैक्टर्स की आगे बात होगी चल के, और इन फैक्टर्स के की हेल्प से हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? रॉ मटेरियल को ठीक है, क्या करेंगे हम? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूजफुल गुड्स। ठीक है, जो यूज करने वाली होगी। तो ये आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ लिया, के थ्रू समझ लिया कि अगर हमें बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, कोई धंधा करना है, सबसे पहली नीड होती है हमें पैसा, पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि पैसा, कई बार ऐसा होता है पैसा आ गया, उसको किस तरीके से यूज करना है वो नहीं आता लोगों को। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कुछ भी बिजनेस करना हो, हर किसी के लिए हमें नीड होती है किसकी? पैसे की। अब आप लोग कहोगे कि उधारी पे काम कर दिया मान लो, लेकिन बाद में तो पे करना ही पड़ेगा ना, तो इसकी हमें क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि अब आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया है। तो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या होती है ये? मनी रिक्वायर्ड होती है फॉर, किसके लिए? स्टैब्लिशिंग, मैंने बताया था फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, फॉर रनिंग यानी बिजनेस को चलाने के लिए, एंड एक्सपेंडिंग अ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो स्टैब्लिश करना यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया स्टैब्लिश करने के लिए, एक्सपेंड करना, उसको रन करना, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रॉ मटेरियल ले लिया, पेन बनवा लिए, सेल कर दिया, खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। उसको, वो एक क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, चलता जाता है। ठीक है, तो इसकी में ऐसा ना हो कि पैसा बीच में खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्मूथ रनिंग के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। तो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि मनी रिक्वायर्ड फॉर स्टैब्लिशिंग, रनिंग एंड एक्सपेंडिंग अ बिजनेस। आप देखते हैं कि पहले कोई भी बिजनेस होता है वो छोटा होता है। ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं लोग, फिर वो आगे आगे धीरे धीरे जाके क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे डेफिनेशन में क्या है? एवरी बिजनेस वेदर स्मॉल और लार्ज, कोई भी बिजनेस हो, वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज, नीड्स फंड्स। फंड्स का मतलब क्या है? पैसा। ठीक है, फंड्स का मतलब पैसा होता है। ठीक है, तो कोई भी हो, स्मॉल हो, लार्ज बिजनेस हो, सबको किसकी जरूरत पड़ती है? फंड्स की। किस लिए? टू परचेज मशीनरी, बाय रॉ मटेरियल्स, पे सैलरीज, किसको पे करते हैं सैलरीज? लेबर को, एम्प्लॉयज को, जिनको भी रखा होता है। ठीक है, एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स, अब भाई प्रोडक्ट बना तो लिया है बट लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी उसकी, कि कैसे लोग अवेयर होंगे कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बारे में उन्हें पता कैसे चलेगा? तो एडवर्टीजमेंट जरूरी होता है। एंड मीट डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब
बिजनेस में छोटे मोटे बहुत खर्चे होते हैं डेली के, जो कि मैंने ऊपर नहीं लिखे थे। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, पानी की सप्लाई, लेबर्स को कुछ उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह देनी है, या फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बिजनेस में सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है, मनी रिक्वायर्ड फॉर स्टैब्लिशिंग, रनिंग एंड एक्सपेंडिंग अ बिजनेस, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या है, बिजनेस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइफ ब्लड होता है मीन्स कि इसके बिना बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ठीक है। विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस नो बिजनेस कैन सर्वाइव और ग्रोथ, यानी कि अगर फाइनेंस, क्या बोला मैंने, अगर फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है, ये ठीक है। दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली ये रिलेटेड है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि मतलब फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस में कि पैसा आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या करना है उसके लिए, वो चीज़ भी देखी जाती है। तो ये 4 फंक्शंस हैं, यहाँ से आपको ये याद रखना है, प्लानिंग, प्रोक्योरिंग, यूटिलाइजिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ध्यान देते हैं। प्लानिंग का मतलब है एक आपको प्लान बनाना है, ठीक है। प्लान करना है कि कैसे इस मतलब किस तरीके से जो है पैसे को लाया जाए, यूज़ किया जाए, ठीक है। एक प्लान बना के चलते हैं कि किस लिए हमें पैसे की नीड है, पहली बात तो प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है, एक्वायर करने के लिए कैसे आएगा, यूटिलाइजिंग हाउ टू यूज़ मनी, कंट्रोलिंग यानी कि उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि प्रॉफिट भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कंट्रोलिंग किया जाए, ठीक है। दीज 4 फंक्शंस समराइज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इनको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड में याद करते हैं, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या होता है ये, मनी रिक्वायर्ड, किस लिए मनी रिक्वायर्ड होता है, कितने पार्ट्स थे इसके, 3 पार्ट्स थे, ठीक है। ऐसे ही आपको याद कर लेना है। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड for establishing, running and expanding the business, ठीक है। यानी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए वी नीड फंड्स, ठीक है, वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, क्या है हमारे, क्या ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस फाइनेंस को हम पढ़ रहे हैं, लेकर आए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स, ठीक है। अगर बिजनेस फाइनेंस की स्टडी की जाती है, इसको अच्छे से मैनेज किया जाता है, तो हमारे पास जो फंड्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी रहती है, सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, लोगों पे फंड्स होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि फंड्स हमारे ख़त्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। A business should always have sufficient funds for smooth operations, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल परचेज करना है बट फंड्स खत्म हो गए, ठीक है, अब आगे जो लेबर है वो खाली बैठे रहेंगे। तो नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का अच्छे से यूज करना। मैंने बताया था ना कि ये काफी नहीं है कि पैसा आ गया है, हाउ टू यूज फंड्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट इनफ टू अरेंज फंड्स, यानी फंड्स को अरेंज करना ही जरूरी नहीं है, काफी नहीं है। मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट एवरी रुपी इज यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, ठीक है। यानी हर एक पैसा को इस तरीके से यूज किया है कि हमें हमारी कॉस्ट क्या है कम आए और प्रॉफिट क्या है ज्यादा है। ये बात आप हम लोग हमेशा ध्यान रखना कि एफिशिएंटली का मतलब हमेशा यही होता है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए उस चीज़ की, कम होनी चाहिए, और प्रॉफिट हमारा क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है कि फंड्स आते रहेंगे हमारे पास, तो स्मूथ ऑपरेशंस होते रहेंगे, रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, बनाया जाएगा, उसे सेल किया जाएगा,
तो इससे क्या होगा, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ है, दैट मीन्स कि हमें हेल्प मिलेगी किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी में। देखिए एक चीज और है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करा देती हूँ फिर बताती हूँ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, दिस इज कंसिडर्ड द मॉडर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है ये, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ बिजनेस। ठीक है, पहले लोगों का ये मानना था कि मतलब हमें बिजनेस हम करेंगे, हम उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान ध्यान होता था प्रॉफिट पे। कुछ भी करके हमारा प्रॉफिट क्या हो, बड़ा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, बट अब क्या है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आ गया है, यानी कि यहाँ पे वेलफेयर के बारे में भी बात की जाती है। वेलफेयर प्लस प्रॉफिट, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ही ध्यान नहीं दिया जाता। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न बिजनेस अप्रोच। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दिस इज कंसिडर्ड द मॉडर्न ऑब्जेक्टिव, यानी कि शेयर होल्डर्स हो गए या फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाता है, ये नहीं कि प्रॉफिट ही बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या है, द अल्टीमेट गोल इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ रादर देन, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अल्टीमेट गोल हो जाता है शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करने का, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। यानी कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ही ध्यान नहीं देना, किस पर ध्यान देना है, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अभी द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्वायरिंग, प्रोक्योरिंग को ही यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वायरिंग लिखा है। प्लानिंग, एक्वायरिंग, यूटिलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, इफेक्टिवली इनको यूज करना टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, एक्वायर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं किनको, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन एक लिख दिया था ऐसे ही कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना है क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कहीं भी आता है कि अगर इस टाइम की बात हो रही है, मॉडर्न अप्रोच की बात हो रही है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या हमने पढ़ लिया है। बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन पढ़ ली है सिंपल वर्ड्स में। ये चार कीवर्ड्स आपको याद रख लेने हैं, प्लान करना, प्रोक्योर करना, यूटिलाइज एंड कंट्रोल, बहुत इजी है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एडिक्वेट फंड्स की, यूटिलाइज किया होना चाहिए फंड्स को, प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है एंड वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बिजनेस फाइनेंस को लेकर आए, वाई इज फाइनेंस सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या अगर मैंने जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है कि हम फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड, रॉ मटेरियल, ये सब अगर खरीदना है, हमें इन पे पैसा लगाना है, क्या सबके लिए जरूरत पड़ती है मनी की, बिजनेस नया स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, लोन पे करने के लिए, क्या सबके लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहीं पे इम्पोर्टेंस आया है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको भी। फर्स्ट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी नीड बिजनेस फाइनेंस। ओके, परचेजिंग फिक्स असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स है, मशीनरी हो गई, इनको खरीदने के लिए हमें नीड होती है, ठीक है, फाइनेंस की। मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आपने पढ़ा होगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, करंट असेट्स, पढ़ा ही होगा आपने,
माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए डेफिनेशन में ही पढ़ लिया आपने। फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया लेकर आने से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया जाता है। ठीक है, ये पढ़ लिया। मार्केटिंग एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है, उसमें एडवर्टीजमेंट आ गया, ये सब चीजें शामिल होती हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, किसको, लेबर को, ठीक है, पे करने के लिए जरूरत पड़ती है। मीटिंग इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इजी है ये, इमरजेंसी में कोई नीड हुई उसके लिए जरूरत पड़ता है। देयरफॉर नो फाइनेंस मीन्स नो बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, कट लगा देना बिल्कुल ही, फाइनेंस नहीं है दैट मीन्स कि बिजनेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है। सोर्सेज का मतलब है कहाँ से पैसा आएगा या आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आपने अपने 12th ग्रेजुएशन सब में पढ़ा होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बैंक लोन दे देती है। ठीक है, कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। ठीक है, वहां से पैसा आ जाता है। रॉ मटेरियल परचेज करने गए तो उन लोगों ने उधारी पर रॉ मटेरियल दे दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट्स। तो ये सारा हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये वर्ड रिटेन्ड अर्निंग आपके लिए नया हो सकता है। इसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी जिसको हमने रिटेन करके रखा हुआ है, हमने अपने पास रखा है, सब कुछ सेल वेल करने के बाद हमें मान लो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट सब में बांट दिया। ये रिटेन अर्निंग वो पार्ट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ठीक है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसको बचा के रखा जाता है फ्यूचर के लिए, बट ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। अब आप आगे चल के पढ़ेंगे इसको, इसकी भी कॉस्ट निकल के आती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फंड्स होते हैं, हमने डेप्रिसिएशन के नाम पर फंड्स प्रोविजन बना रखा है, वो फंड होता है। सेल कर दिया सेट्स को। इस देखिए, ये सारे वो टॉपिक पॉइंट्स हैं जहाँ से पैसा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि बिजनेस के अंदर पैसा इतना बचा हुआ रखा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फंड्स से पैसा रखा हुआ है, असेट्स की सेल कर दी, ठीक है, वो पैसा रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर से आया पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में मैंने थोड़ा नीचे आपके लिए लिख दिया है। बैंक लोन क्या होता है, बोरो फ्रॉम बैंक। ठीक है, बैंक से क्या कर लिया हमने, लोन ले लिया एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने लिया है, फ्री में तो बैंक वाले लोन देंगे नहीं। तो कई बार ऐसा होता है हमें नीड होती है तो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, इनके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अभी आप पढ़ेंगे। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि नॉमिनल रेट पे या थोड़ा सा कम रेट पे क्या देते हैं, लोन देते हैं कंपनीज को। डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर बिजनेसेस, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। कमर्शियल पेपर मैंने अभी बताया। बिग कंपनीज बोरो फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, मान लो कि ये आपकी कंपनी है जियो, जियो को पैसे की नीड हुई, इसने क्या किया, अपने इन्वेस्टर्स को पैसे की नीड हुई, इन्वेस्टर्स को इशू कर दिया कमर्शियल पेपर। ठीक है, क्या इशू कर दिया, कमर्शियल पेपर। ठीक है, अब कोई ये जो कमर्शियल पेपर है ये इन्वेस्टर्स को मिल जाएगा, इन्वेस्टर्स क्या दे देंगे इनको, पैसा दे देंगे। क्या दे देंगे, पैसा। बाद में मैच्योरिटी पीरियड पे इसकी क्या कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीद लो, पेमेंट कब कर देना, बाद में कर देना। ठीक है, ये रॉ मटेरियल के लिए अक्सर किया जाता है।
बॉन्ड्स क्या होते हैं? अ बॉन्ड इज अ लोन गिवन बाय इन्वेस्टर्स टू ए कंपनी और गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी क्या है? एक लोन है जो कि इन्वेस्टर्स के थ्रू दिया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड? ठीक है, देखिए जो बॉन्ड है ना, वो डिबेंचर्स की तरह ही होता है, बिल्कुल लगभग डिबेंचर्स की तरह ही होता है, लोन होता है जो कि इन्वेस्टर्स दे रहे हैं। एक माइनर सा डिफरेंस होता है, डिबेंचर्स का आपने लिखा देखा होगा 10% ऑफ डिबेंचर, इस तरीके से लिखा देखा होगा। यानी कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कहाँ थे हम? हाँ, तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि डिबेंचर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, जब उन्हें इशू किया जाता है तब पता होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या मिलने वाला है। बट बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कब पता चलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कब पता चलता है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे ही इन्हें पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। बस ये माइनर सा डिफरेंस है और कोई नहीं है। डिबेंचर्स बॉन्ड्स आर जस्ट लाइक डिबेंचर्स, ठीक है। अब देखिए, मैंने जो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बताए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा अटैच कर दिया है, क्योंकि अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे। और ये बैंकिंग में भी आता है, आपके जो बैंकिंग यूनिट है ना उसमें इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए जस्ट इनको अटैच कर दिया है कि आप थोड़ा याद कर लें, तो बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो की इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सबसे पहला है आईएफसीआई, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। आईएफसीआई की फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब हुआ था? इन जुलाई 1948। ये क्या है? कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बाय एडिंग इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज, एनकरेजिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू वेंचर इनटू प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग पढ़ लोगे। तो आईएफसीआई की फुल फॉर्म पता होगी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जुलाई 1948 में आया। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। किसके लिए? फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होती है, एसएफसीज, ठीक है। established under the State Financial Corporations Act 1951। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आईएफसीआई इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। पढ़ लीजिएगा आप, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इसको, ठीक है। स्टैब्लिश्ड इन 1955 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये कब कंपनीज एक्ट के अंडर बनी थी? कब? 1955 में। डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्राइवेट सेक्टर, assist in the creation, expansion and modernization of industrial enterprises, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1956 में अंडर द एलआईसी एक्ट 1956, ठीक है। इसके एक्ट एक और है एलआईसी 1972 भी है, ठीक है। ये आता भी है। नेशनलाइज कब हुआ था? आफ्टर नेशनलाइजिंग एग्जिस्टिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। फंक्शंस क्या है?
अच्छा, ये इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, ये इंश्योरेंस के लिए है, क्रेडिट देते हैं। मोबिलाइजेस कम्युनिटी सेविंग्स थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम्स, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंसर्न्स थ्रू डायरेक्ट लोन्स। यूटीआई पढ़ लेना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब आया था? 1964 में। कौन से एक्ट के थ्रू आया था ये? अंडर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना इसका। आईडीबीआई इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब आया था? 1964 में। ये क्या है? अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोऑर्डिनेटेड एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि लोन देता है। फिर आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आया था पेपर में कि ओरिजिनली सेटअप एज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसका नाम था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर इसको रिकंस्टिट्यूट किया कैसे? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। सब कुछ सेम रखा, कॉरपोरेशन की जगह क्या लिख दिया? बैंक लिख दिया, इन 1985 में। फिर इसको रीनेम्ड किया कब? 1997 में, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो फाइनल नाम इसका अब ये हो गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, रोल वगैरह क्या है, ये पढ़ लेना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वाइल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएफसीआई, एसएफसीज एंड आईसीआईसीआई प्रोवाइडेड डायरेक्ट लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं ये? लॉन्ग टर्म लोन्स। बट बॉडीज लाइक एलआईसी एंड यूटीआई, कौन कौन सी? एलआईसी एंड यूटीआई मोबिलाइज्ड कम्युनिटी सेविंग्स। आईडीबीआई सर्व्ड एज द अपेक्स कोऑर्डिनेटर एंड आईआईबीआई स्पेशलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल रिवाइवल, ठीक है। तो ये सेविंग से होता है, ये आप पढ़ लेना। अब आता है लीज फाइनेंसिंग। व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? तो लीज का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, हम समझते हैं इसको। ये एक क्या होता है? अरेंजमेंट होती है, या कह लो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दो पार्टीज होती हैं इसमें, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक सेलर है और एक क्या है? बायर है, ठीक है। ये ऐसा है नहीं इसमें, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सेलर जो बेच रहा है, बायर जो खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसमें लीज फाइनेंस में बस इनका नाम चेंज हो जाता है, इनका नाम हो जाता है लेसर एंड लेसी, ठीक है। तो सेलर जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर। और जो प्रॉपर्टी यूज करनी है, जिसको जो ले रहा है सामने वाला, ही इज कॉल्ड लेसी। क्या बोलते हैं इसको? लेसी, ठीक है। तो जस्ट ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो लेसी होता है, बायर होता है, वो इसकी प्रॉपर्टी का कुछ टाइम के लिए यूज करता है फॉर सम रेंटल, ठीक है। कुछ रेंटल एग्रीमेंट होता है, उसके बेसिस पर ये उसकी प्रॉपर्टी का यूज करता है बस। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर लिखी होती हैं, कुछ टाइप्स की ये लीज फाइनेंसिंग होती है। तो बस इससे क्या होता है कि कुछ कम पैसों में लोगों को वो बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनें, लैंड और बिल्डिंग, ये सब यूज करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। मतलब उनको खरीदना नहीं पड़ता। अभी अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहा है, जस्ट ये इनको हैंड ओवर कर रहा है कि यूज करने के लिए, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो जो बायर है यानी कि लेसी है, वो इनको इनकी प्रॉपर्टी क्या कर देगा? वापस कर देगा, ठीक है। यूज करने के बाद प्रॉपर्टी वापस कर देगा, ठीक है। और
कुछ एनुअली, मंथली, क्वार्टरली कुछ रेंट होता है जो कि लेसर इससे टाइम टू टाइम लेता रहता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो लेसी जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी को उसको हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम क्या होता है ये। ठीक है, देखिए, लीज इज अ कमर्शियल अरेंजमेंट। ठीक है, आप इसको कमर्शियल अरेंजमेंट बोल लो या ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर द ओनर ऑफ एन असेट, यानी कि जो ओनर होता है असेट का, ट्रांसफर्स क्या करता है, ट्रांसफर करता है द राइट टू यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, कि जो ओनर होता है, ओनर ऑफ एन असेट ट्रांसफर्स द राइट टू यूज दैट असेट टू अनदर पार्टी। ठीक है, ओनर को क्या कहेंगे यहाँ पे, लेसर, अभी बताया था, इसका नाम है लेसर। और अनदर पार्टी कौन हो गई इसमें, लेसी। ठीक है, कौन हो गई, लेसी हो गई। अनदर पार्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ पीरियडिक पेमेंट्स लीज रेंटल्स। ठीक है, यानी कि कुछ लीज रेंटल्स के बेसिस पर इसको क्या दे दिया जाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को इनको यूज करने देते हैं। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स को मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो क्या है, सबसे पहले ओनर ऑफ एन एसेट क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, राइट टू यूज, किसको ट्रांसफर करता है, अनदर पार्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स। ठीक है, जैसे कि रेंटल्स वगैरह हो गए, रेंट। ओनर का नाम क्या है यहाँ पे, लेसर, एंड जो यूज कर रहा है अनदर पार्टी, इसका नाम क्या है, लेसी। ठीक है, की फीचर क्या है, द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम यूजेस। ठीक है, यानी ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की है उसको, अभी आगे चल के देखेंगे ओनरशिप भी किसी किसी में ट्रांसफर कर दी जाती है। द लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद द लेसर while the right to use the assets rest with the lessee। ठीक है, ओनरशिप उसी के पास रहती है जो मालिक है उसका। ठीक है, भाई मालिक की, ये पेन है, ठीक है मेरा, मैंने पेन अपना किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए दिया, वो मुझे कुछ रेंट दे देगा, कुछ पैसे दे देगा कुछ टाइम के लिए, तो बस वो वापस ये वाली जो ये पेन है वो मुझे वापस करेगा ना, इसकी ओनरशिप तो मेरे पास ही रहेगी, बस वो उसको क्या करेगा, यूज करेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, लेसर हमने पढ़ लिया, लेसर क्या होता है, द लीगल ओनर ऑफ द असेट। लेसी कौन है, जो उसको यूज कर रहा है, यूजर ऑफ द असेट हु पेज द लीज रेंटल्स। ठीक है, जो पे कर रहा है। लीज रेंटल्स क्या होते हैं, ये एक पेमेंट होती है जो लेसी करता है किसको, लेसर को। बस ध्यान रख लेना, जो अपनी एसेट्स दे रहा है ही इज लेसर, एंड जो वो जो यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेसी। ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ लीज फाइनेंसिंग, क्यों इसको लेकर आया गया, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, 100% फाइनेंसिंग। ठीक है, क्या होती है, 100% फाइनेंसिंग हो जाती है, नो डाउन पेमेंट, रेंट पे करो और असेट का यूज करो। ठीक है, कवर्स द फुल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट और असेट। ठीक है, अब आपने एक मशीन खरीद ली, ठीक है, वो मशीन को आपने मान लो 1 लाख रुपए में खरीद लिया, कितने में खरीद लिया, 1 लाख रुपए में। अब कोई पर्सन आ गया आपके पास, वो कहता है क्या आप मुझे ये वाली जो मशीन है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता इसको खरीदने के लिए, क्या आप मुझे इसको लीज पे दे सकते हैं। ठीक है, उसने कहा ठीक है दे दूंगा मैं, आप मुझे इसका मंथली पेमेंट कर देना 20,000 रुपीज। ठीक है, कितने पे कर देना, 20,000 रुपीज मुझे पे कर देना। ठीक है, तो क्या 5 महीनों के अंदर इसकी कॉस्ट कवर हो जाएगी पूरी, बिल्कुल कवर हो जाएगी। तो क्या है, कवर्स द फुल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट और असेट, कवर कर लेता है। ठीक है, और क्या पता वो ज्यादा टाइम के लिए ले या कम रेंट कर दे, तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है आपको। द लेसी डज नॉट नीड टू पे मार्जिन मनी और अ डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, सेविंग कैपिटल फॉर अदर प्रोडक्टिव बिजनेसेस यूजेस। ठीक है, यूज करता है, रेंट पे करता है, बस। ये क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी बाय अडॉप्टिंग अ लीज अरेंजमेंट। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि पैसे की नीड जो है वो पूरी हो जाती है।
By adopting a lease arrangement or a sale and lease back structure, the lessee preserves cash and improves their liquidity position. ये आप सेल एंड लीज बैक आगे पढ़ेंगे, इसका ही टाइप है कि आपने असेट को सेल कर दिया, फिर उसके बाद आपने दोबारा से उसी को किसी से लीज पर ले लिया। ठीक है, मान लो कि इसने 1 लाख की ये खरीदी, मशीन खरीदी थी। ठीक है, इसने, ये पर्सन जो आया ना, इसको इसने इसे सेल कर दिया मशीन को। ठीक है, कितने पे सेल कर दे, मान लो 1 लाख या 1,20,000, कुछ प्रॉफिट कमा लिया, जितने जितने पे भी किया, बेचकर इसने इसी से इसको लीज पर ले लिया। ठीक है, क्या ये मशीन वहीं पे रखी रहेगी? अब ये जो पर्सन है जिसने पहले खरीदी थी, वो इसे कुछ रेंटल पेमेंट करता रहेगा और मशीन इसके पास ही रह जाएगी। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। रेंटल पेमेंट्स कैन बी टाइम्ड टू मैच कैश फ्लोज जनरेटेड बाय यूजिंग द एसेट। ठीक है, रेंटल पेमेंट्स क्या टाइम होता है जो कि कैश फ्लोज जनरेटेड बाय यूजिंग द एसेट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं, वहां से कैश क्या होता जाता है, जनरेट होता है, किसके थ्रू, रेंटल पेमेंट्स के थ्रू। तो लिक्विडिटी इससे इम्प्रूव होती है, जो लेसर है उसके पास कैश की रिक्वायरमेंट, वो कैश की अवेलेबिलिटी बनी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइजेबल, चेंज कर सकते हैं आप इनको, एंड कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू फिट द स्पेसिफिक फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द लेसी। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल नीड्स को भी क्या कर सकते हैं आप, पूरा कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, प्रोटेक्शन होता है, अलाउज लेसी टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ इक्विपमेंट बिकमिंग आउटडेटेड टू द लेसर। आउटडेट हो गई है, ये पेन आउटडेटेड हो गया, मान लो काम का नहीं रहा, मैंने जिसको लीज पर दिया था उसने मुझे मेरा पेन वापस कर दिया। ठीक है, स्पेशली यूजफुल फॉर हाई टेक अप्लायंसेस, मेडिकल टूल्स एंड ऑफिस ऑफिस मशीनरी। ठीक है, मान लो एक लैब है, लैब में उन लोगों ने कुछ मशीन्स वगैरह किस पे ली थी, और अप्लायंसेस लिए थे, लीज पर लिए थे। ठीक है, अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो जो लैब वाले हैं वो इनकी मशीन को, इन्हीं को जिनसे लिया था उनको ही क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, मेजर टाइप्स ऑफ लीज अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ लिया कि लीज अरेंजमेंट क्या होती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन जो ओनर होता है वो अपनी एसेट का राइट ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्या करता है, राइट टू यूज, राइट टू यूज क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, कौन ट्रांसफर करता है, लेसर ट्रांसफर कर देता है टू लेसी। ठीक है, बस। अब इसके मेजर टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स तो बहुत सारे हैं इसके, बट मेनली आपके लिए 3 टाइप्स होते हैं किस तरीके से लीज अरेंजमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंस लीज, सेकंड इज ऑपरेटिंग लीज एंड लास्ट इज सेल एंड लीज बैक। एक आपकी वेट लीज भी होती है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वेट लीज फॉर एयरक्राफ्ट। ठीक है, वेट लीज में क्या होता है कि आप अप्लायंस के साथ साथ पर्सोनल भी दे रहे हैं। ठीक है, मान लो एयर इंडिया है, उन्होंने अपना जो जेट वो दिया है, एयरक्राफ्ट दिया है, उसके साथ साथ वो लीज पर पर्सोनल भी दे रहे हैं, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। तो ये एक बार पेपर में आया था कि वेट लीज में क्या आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, क्या है ये, ऑपरेटिंग लीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस लीज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस लीज भी बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं हम, लीज कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और फाइनेंसिंग लीज का मतलब होता है फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या होता है ये ऑपरेटिंग लीज, क्या होता है, सर्विस लीज भी बोलते हैं। सर्विस लीज मतलब उस सर्विस को हमने क्या कर लिया है, अवेल कर लिया है, यूज कर लिया है। डेफिनेशन क्या है इसकी, a short-term lease where maintenance and financing are often combined. Maintenance, ये पहले क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मेंटेनेंस एंड फाइनेंसिंग क्या होती है, कंबाइंड होती है। कॉमन यूजेस क्या है इसके, कंप्यूटर्स लेते हैं इस पे, ऑफिस कॉपिंग मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो
ये ध्यान रखना कि जो ये अगर आउटडेटेड हो जाते हैं, इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तभी इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, और दे कैन बी कैंसिलेबल। इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके फीचर्स। मेंटेनेंस प्रोवाइडेड, नॉट फुली अमोर्टाइज्ड, शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कैंसिलेशन कॉस्ट, ठीक है। ये फीचर्स होते हैं इसके। तो अगर किसी ओनर ने अपनी अपनी असेट को दिया है, ट्रांसफर किया है यूज करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसमें जो भी मेंटेनेंस के खर्चे होंगे वो किसको बियर करने पड़ेंगे, लेसर को बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, द लेसर इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसिंग एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट, ठीक है। जो भी खर्चे होंगे वो कौन पे करेगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेसर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। Not fully amortized. The lease payments during the initial contract do not recover the full cost of the equipment. The lessor recovers the rest while lease renewals or selling the asset. ठीक है, मान लो कि ये एक यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको। इस बात का मतलब क्या है कि मतलब उसने जब ओनर ने लीज पर दिया है एसेट को, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर पाए, ठीक है। उसके लिए उसे बार बार रिन्यू करना पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तब जाके उसकी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो पाती है, ठीक है। जैसे कि मेडिकल डायग्नोस्टिक हो गए, अब कुछ चीज आउटडेटेड हो गई या कुछ कमी आ गई इसमें, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस करवा दिया, वापस भेज दिया लेसर के पास, ठीक है। तो या फिर ये कुछ टाइम के लिए लिया इन लोगों ने, तो पूरी की पूरी कॉस्ट यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाती है, नॉट फुल्ली अमोर्टाइज्ड। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, लीज रिन्यूअल्स करने पड़ते हैं या सेलिंग द असेट, उसको बेच देना होता है। शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, ठीक है, कम टाइम के लिए होता है। कैंसिलेशन क्लॉज यूजुअली कंटेन्स अ क्लॉज अलाउइंग द लेसी टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी लेसर जो है कॉन्ट्रैक्ट को, वो लेसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। Cancel the contract early and return the asset if it becomes obsolete or is no longer needed, ठीक है। अगर उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो खराब हो चुका है या आउटडेटेड हो चुका है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर खत्म कर सकता है, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स आपने क्या याद किए कि जो ऑपरेटिंग लीज है इसको सर्विस लीज भी कहते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इसको, कोई आउटडेटेड चीज़ हो गई है तो हम उसको वापस कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये। जितने भी खर्चे होते हैं मेंटेनेंस के वो लेसर बियर करता है, ठीक है। लेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेंटेनेंस चार्जेस। फाइनेंशियल लीज क्या होता है, सेकेंड इज फाइनेंशियल लीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल लीज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल लीज भी बोलते हैं। ये अब वो शॉर्ट टर्म के लिए था, तो ये है लॉन्ग टर्म के लिए। नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क। अगर कैंसिल नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो जितने भी रिस्क होंगे, जो भी खर्चे होंगे, वो किसको बियर करने पड़ेंगे, लेसी को, ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा इसमें सब कुछ। वो था शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म। वो कैंसिल कर सकते थे, इनको कैंसिल नहीं कर सकते थे। उसमें लेसर बियर कर रहा था ऑल एक्सपेंसेस एंड रिस्क, इसमें कौन बियर कर रहा है, लेसी बियर कर रहा है। तो ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप टू द लेसी, लेसी के तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, इतने लंबे टाइम के लिए दे रहे हैं, तो क्या पूरी कॉस्ट कवर हो जाएगी, बिल्कुल कवर हो जाएगी। तो ये फुल्ली अमोर्टाइज्ड होते हैं। पेमेंट्स ओवर द लीज पीरियड कवर द फुल परचेज प्राइस, ठीक है। यानी कि इसकी जो पेमेंट होती है वो फुल परचेज प्राइस को कवर कर लेती है, प्लस अ फाइनेंसिंग चार्ज, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन कवर्स मोस्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी उसकी पूरा का पूरा उसको यूज करके छोड़ते हैं वो लोग।
No service or maintenance, the lessee selects the equipment, negotiates terms and assumes responsibility for maintenance and insurance. That means कि इसका खर्चा कौन बियर करता है, लेसी बियर करता है, ठीक है, मेंटेनेंस का। नॉन कैंसिलेबल होता है, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, इसको खत्म नहीं किया जा सकता अर्ली विदाउट हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज, खत्म करोगे तो पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। परचेज ऑप्शन होता है इसमें, ऑफर इंक्लूड्स एन ऑप्शन फॉर द लेसी टू परचेज द एसेट एट अ नॉमिनल प्राइस व्हेन द लीज एंड्स, यानी कि जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है, तो देयर इज एन ऑप्शन, क्या होता है इनके पास, एक ऑप्शन होता है टू परचेज द एसेट, ठीक है, यानी कि अगर जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, खरीद सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन होता है इनके पास। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज आप पढ़ चुके हो, इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल लीज बोलते हैं इसको। एंड लास्ट इज सेल एंड लीज बैक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि मतलब मान लो कि मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, मेरे पास है इसकी ओनरशिप, मैंने इसको क्या कर दिया, मेरे पास कोई XYZ पर्सन आया, मैंने उसको ये पेन बेच दिया, मुझे क्योंकि पैसे की नीड थी, मुझे फंड्स की जरूरत थी, तो मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि जो ये पेन है वो मेरे पास से जाए, ठीक है, इसका ये मेरे पास ही रहे, मैं यूज करूं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पेन को सेल कर दिया XYZ पर्सन को, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। भाई कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब दोनों पार्टीज ही क्या होती हैं उसके ऊपर अग्री करती हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपको ये सेल कर दूंगी बट आप मुझे इसको लीज पर दे दीजिए, ठीक है, तो पेन तो मेरे पास ही रहेगा। मैंने सेल किया, उन्होंने मुझे पैसा दे दिया, पैसे का मैं यूज कर लूंगी बिजनेस में, और उनको मैं मंथली, क्वार्टरली या एनुअली कुछ रेंट पे कर दूंगी इस पेन का, ठीक है। तो क्या जो फिजिकल फॉर्म में ये असेट मेरे पास से गया, नहीं गया, ठीक है, मैं इसका यूज कर रही हूँ अभी भी। क्या मेरी जो रिक्वायरमेंट थी लिक्विडिटी को लेकर या फाइनेंस को लेकर वो कंप्लीट हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सेल करते हैं उसको, फिर वापस से उसको लीज पर ले लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, एन अरेंजमेंट वेयर द ओनर सेल्स एन असेट टू अ बायर, यानी कि बायर कौन हो गया, लेसर हो गया। अब देखो जो बायर है जिसने खरीद ली उसको, अब उससे वापस से जब ले लेंगे लीज पे तो वो तो लेसर बन गया, एंड इमीडिएटली लीजेस द सेम असेट बैक फ्रॉम देम, यानी कि उनको बेच दिया, मैंने पेन बेच दिया था और उनसे वापस इसको लीज पर ले लिया, ठीक है। अभी काम कैसे करता है, असेट एक्सचेंज, क्या कोई असेट एक्सचेंज हुई, नहीं। फिजिकल पोजेशन ऑफ द असेट टिपिकली डज नॉट चेंज, यानी कि फिजिकल पोजेशन गया ही नहीं, पेन जहां था वहीं पे रहा। ओनली लीगल टाइटल ट्रांसफर्स, लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, रेंट उस पे लिख दिया गया कि कितना रेंट पे किया जाएगा, ठीक है, कौन लेसर है कौन लेसी है सब कुछ उस पे आ जाएगा। कैपिटल जनरेशन, द सेलर नाउ लेसी, सेलर अब कौन बन गया है, लेसी बन गया, रिसीव्स कैश इंस्टेंटली फ्रॉम द सेल, अब उसको क्या मिल गया है, कैश मिल गया है। कन्वर्टिंग अ फिक्स्ड असेट इनटू लिक्विड कैपिटल, मैंने अपनी फिक्स्ड असेट्स को लिक्विड कैपिटल में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। फिक्स्ड असेट्स मतलब पेन, लिक्विड कैपिटल मतलब पैसा मिल गया मुझे, वाइल रिटेनिंग कंटिन्यूअस यूज ऑफ द असेट, ठीक है, यानी मेरे पास इसका यूज अभी भी मेरे पास ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। Tax and structure can be structured at fair value or agreed terms to provide tax planning और capital deferral benefits. टैक्स के बेनिफिट्स अवेयर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका कंपैरिजन हमने दे रखा है ऑपरेटिंग लीज का, फाइनेंशियल लीज का, पढ़ लेंगे आप। ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लेस देन असेट लाइफ कवर करता है, कवर्स मोस्ट ऑफ द असेट लाइफ। अमोर्टाइजेशन कैसा होता है इसमें, पार्शियल होता है और इसमें फुल होता है, ठीक है। मेंटेनेंस कौन पे करता है इसमें, ऑपरेटिंग में लेसर करता है और इसमें लेसी करता है। कैंसिलेशन, दिस इज कैंसिलेबल, यूजुअली फ्लेक्सिबल होता है, ये नॉन कैंसिलेबल होता है।
रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस कौन बियर करता है? लेसर बियर करता है, और इधर लेसी बियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, अब देखते हैं। पहले सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी बिजनेस फाइनेंस की, फिर हमने फंक्शंस पढ़े उसके, प्लानिंग, प्रोक्योरिंग, ठीक है, यूटिलाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पढ़ लिया हमने। क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हमने, क्यों यूज किया जाता है इसको। ठीक है, एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए हमारे पास, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सब। क्या हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। ठीक है, सोर्सेस पढ़ लिए हमने फाइनेंस के, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, सोर्सेस के बाद हमने पढ़ा था कि इंस्टीट्यूट्स के नेम पढ़े थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिए हमने। फिर हमने लीज एग्रीमेंट पढ़ लिया। ठीक है, इतना हम इस क्लास में कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली इन्वॉल्व्स थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, तीन डिसीजंस लेते हैं हम लोग इसमें। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स मनी, एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, कहाँ पैसा लगाया जाए, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ शुड फंड्स बी रेज, किस तरीके से फंड्स को रेज किया जाए। एंड लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड आपको पता है ना, जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, एक आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी होता है, वो हम दूसरी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है, वेयर शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स मनी। ठीक है, कंपनी कहाँ पर अपने पैसे को लगाएगी, फॉर परचेजिंग मशीनरी, फॉर न्यू प्रोजेक्ट, या एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को। ठीक है, तो मैनेजर बिठाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इन डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंस का मतलब पैसा। ठीक है, हाउ शुड फंड्स बी रेज्ड, यानी फंड्स को किस तरीके से रेज किया जाए, क्या इक्विटी से लिया जाए, क्या डेट से लिया जाए, डेट या बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर से लिया जाए। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स से हम फाइनेंस लेकर आते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन, शुड द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, क्या कंपनी को डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट्स बांट देने चाहिए एज डिविडेंड्स, और रिटेन देम फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, दिस डिसीजन डायरेक्टली अफेक्ट्स शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा डिविडेंड डिसीजन में कि जो डिविडेंड है, आप इसमें पे आउट रेशियो वगैरह सब देखेंगे अभी, कि कंपनी 100% पे आउट रेशियो रख देती है कि सारा का सारा पैसा बांट देना है, या फिर पे आउट रेशियो 0% भी कर देती है कि कुछ भी नहीं बांटना, सारा का सारा रिटेन करके रखना है। ये थ्योरीज दी थी अलग अलग, हमारे जो ऑथर्स थे उन्होंने थ्योरीज दी थी, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड को क्या कर दिया जाए, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या फिर रिटेन करके रखा जाए। ठीक है, ये डिसीजन लेना होता है, तो ये किसका पार्ट है, आपका डिविडेंड डिसीजन का। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ PYQs करेंगे हम इसके, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, और कोई भी फालतू क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करेंगे हम। ठीक है, ओके बाय।